वेलकम बैक स्टूडेंट। एक नई वीडियो में मैं जय पाटिल आप सबका स्वागत करता हूं। ओके, तो हमने अपना जो चैप्टर था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसको शुरुआत किया है और हम लगभग पहुंच गए आज चौथी वीडियो में। और इस चौथी वीडियो में थोड़ा दिमाग का दही करने वाला टॉपिक, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक, जिसका नाम है कुछ एविडेंसेस। राइट, इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता, हम जानबूझकर चीजों को डिफिकल्ट बना देते हैं। तो मैं जहां ऑफलाइन पढ़ाता हूं ना, तो बच्चों को ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट जाता है। अभी देखता हूं कैसा डिफिकल्ट जाता है। चलो, तो आज की जो वीडियो है बच्चों, इस वीडियो में हमको कुछ एविडेंसेस के बारे में पढ़ना है। इसका नाम है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, कनेक्टिंग लिंक और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। एक आधा चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। देखो, इवोल्यूशन हुआ है, चेंज हुआ है, इसको प्रूफ करने के लिए अपने को कोई ना कोई तो एविडेंसेस चाहिए। तो हमने सबसे पहले एविडेंसेस कौन से देखे? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वाले मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, बोन्स के स्ट्रक्चर वाले एनाटॉमिकल एविडेंसेस, और साथ में हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो वेस्टिजियल हैं, पहले काम के थे अब काम के नहीं, मतलब चेंज हुआ है। तो ये कुछ एविडेंसेस है जो प्रूफ दिखाते हैं कि पिछले का इंसान आज का इंसान, पिछले का ऑर्गेनिज्म आज का ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है। लेकिन एक ऐसा एविडेंसेस, मतलब ऐसा बोलते हैं, इसको देखने के बाद भैया तेरे को किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। सीधा जैसे आज के जमाने में सबसे बड़ा प्रूफ क्या माना जाता है? स्क्रीनशॉट। अगर तेरे पास स्क्रीनशॉट है, गेम ओवर। तो स्क्रीनशॉट जैसा ही एक एविडेंसेस, फुल प्रूफ एविडेंसेस, जिसका नाम है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलेंटोलॉजी, पैलेओंटोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी, पैलेंटोलो मतलब फॉसिल। एक ऐसी फील्ड जिसमें तुम फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हो, उनको बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। और जिन फॉसिल्स को, रुको हम इस फॉसिल वाले भैया को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हो जाए बड़ा, चल ये एक यहाँ पर बड़ा कर दिया, इसको भी बड़ा कर दिया, ये यहाँ पर बड़ा कर दिया। आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ ऑर्गेनिज्म के, डायनासोर लाइक ऑर्गेनिज्म के फॉसिल दिख रहे हैं। तो इस बोन को देखकर तो आप 100% प्रूफ लगा सकते हो कि भाई ये ऑर्गेनिज्म पहले एक्सटिंक्ट मतलब था, प्रेजेंट था, बराबर। तो इसी के स्टडी को, इस पर्टिकुलर फॉसिल के स्टडी को बोला जाता है पैलेंटोलॉजी। और ये जो एविडेंसेस तुमको मिल रहे हैं, जिनके बेसिस के ऊपर तुम बोल रहे हो कि भैया ये जो डायनासोर है इसकी हड्डियां हमको मिली है, राइट, तो ऐसे एविडेंसेस को बोला जाता है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। भाई एकदम सिंपल, फॉसिल है, इन फॉसिल के बेसिस के ऊपर तुम कोई प्रूफ बता रहे हो, दैट एविडेंसेस इज कॉल्ड एज पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। तो पैलेंटो मतलब फॉसिल, एविडेंसेस मतलब प्रूफ, फॉसिल के मदद से प्रूफ, इसको बोलते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। तो भैया देखो, सबसे पहले क्या बोला है भैया? ये बोला है तुमको, भैया तुमको ये बोला है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट बरीड ड्यू टू द डिजास्टर लाइक फ्लूड, अर्थक्वेक, volcano etc. remnant and impression of such organism remain preserved underground. This is called as fossil. ये सेंटेंस में आपको समझाता हूँ। इससे पहले ऐसा था ना, एक डायनासोर दूसरे डायनासोर की तरफ देख रहा है, दोनों ऊपर देख रहे हैं, एक डायनासोर दूसरे डायनासोर को बोल रहा है भैया कुछ तो नजदीक आ रहा है, दूसरा पहले वाले को बोल रहे हैं हाँ भैया देख तो मेरे को भी रहा है। देखते देखते बहुत जल्दी बहुत पास आ गया, पड़ गया। मतलब कोई भी एक ऐसा डिजास्टर, डिजास्टर मतलब क्या? आपत्ति, जैसे कि ऊपर से कोई एस्ट्रॉइड आके गिर गया, भूकंप आ गया, जमीन फट गई, सुनामी आ गई, फ्लूड मतलब पूरा भर गया है पानी से, मतलब ऐसा कोई भी नेचुरल डिजास्टर, जिस नेचुरल डिजास्टर के वजह से उस एरिया के ऑर्गेनिज्म मरते हैं और जमीन के अंदर गाड़े जाते हैं, बरीड किए जाते हैं। लेकिन उन ऑर्गेनिज्म के कुछ अवशेष, जैसे उनकी स्कल हो गया, हड्डी हो गई, जैसे यहाँ पर आपको देख रहे हैं मांस पूरा निकल गया लेकिन हड्डी बची है, तो ऐसे हड्डी को हम क्या नाम दे सकते हैं? हम नाम दे सकते हैं फॉसिल्स। कितना आसान था। नेचुरल डिजास्टर हुए, जिस नेचुरल डिजास्टर की वजह से ऑर्गेनिज्म नीचे गाड़े गए, उनके कुछ अवशेष बचे और उन रहे हुए अवशेषों को क्या बोला जाता है? फॉसिल। और इन फॉसिल के स्टडी को क्या बोला जाता है? पैलेंटोलॉजी। और इन फॉसिल से मिले हुए एविडेंसेस को क्या बोला जाता है? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। सिंपल था भैया। आगे देखो, आपको यहाँ पर एक मेथड बताई है, जिस मेथड को बोला जाता है कार्बन डेटिंग मेथड। दिमाग का दही बच्चों का यही हो जाता है। तो आखिर ये कार्बन डेटिंग मेथड क्या है? मैं सबसे पहले आपको कार्बन डेटिंग मेथड समझाता हूं। देखो, एक ब्लैंक साइड ले लेते हैं बच्चे। पूरे इन्वायरमेंट में दो तरह के कार्बन रहते हैं, एक इसका एटॉमिक नंबर मास 12 है और एक जिसका 14 है, बराबर। तो इसको बोलते हैं C12 और इसको बोलते हैं C14 कार्बन। तो ऐसे दो तरह के कार्बन इस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहते हैं। ये जो C12 मतलब जिसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास C12 है, वो रेडियो एक्टिव नहीं होता। और ये क्या होता है? ये होता है रेडियो एक्टिव। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियो एक्टिव? समय के साथ इसके रेडिएशन बाहर निकलेंगे और रेडिएशन के साथ अगर इतना बड़ा है तो समय समय में इसके पार्टिकल जैसे बाहर निकलते चले जाएंगे, वैसे 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 इसकी जो साइज है वो साइज क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी। तो ऐसा कार्बन जिसके समय के बाद जो साइज है वो कम होगी, ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव कार्बन। जब कोई भी प्लांट CO2 लेता है तो इसके अंदर C12 वाला कार्बन भी आता है और C14 वाला कार्बन भी आता है। तो ये किसके अंदर चला गया? चला गया प्लांट के अंदर। जब प्लांट को कोई एनिमल खाएगा तो उस एनिमल के अंदर ये C12 वाला भी चला गया और C14 वाला भी चलेगा। जब ये एनिमल डेड होगा तो इसके बॉडी के अंदर
C12 कार्बन की संख्या कांस्टेंट रहेगी, परसेंटेज कांस्टेंट रहेगा, लेकिन रेडियो एक्टिव होने की वजह से समय के साथ ये जो C14 कार्बन है इसकी जो परसेंटेज ये कम होती चली जाएगी। एक साल में 1%, 2 साल में 2%, 3 साल में 3%, रैंडमली बोल रहा हूं। तो समय के साथ ये C14 कार्बन कम होता चला जाएगा। तो जब तुम इस C12 कार्बन के रेशो को C14 के कार्बन के रेशो के साथ कंपेयर करोगे कि भैया C12 तो इतना बचा है लेकिन C14 तो इतना खत्म हो गया है, तो जितना ये C14 खत्म हुआ होगा उतनी वो जो बॉडी है वो बॉडी क्या रहेगी बच्चों, वो बॉडी पुरानी रहेगी। तो ये एक मेथड है जिस मेथड को बोला जाता है कार्बन डेटिंग मेथड। एक ऐसी तरीके की मेथड जिस मेथड में तुम इस नॉर्मल वाले कार्बन के परसेंटेज को इस रेडियो एक्टिव कार्बन के परसेंटेज के साथ कंपेयर करते हो। जितना ये रेडियो एक्टिव कार्बन का परसेंटेज उसके मरने के बाद कम होता चला जाएगा उतना उसकी बॉडी पुरानी मानी जाएगी, और इस मेथड को बोला जाता है कार्बन मेथड, जो डेड बॉडी के एज को फाइंड आउट करने के लिए, सीआईडी वालों के लिए फॉसिल की एज फाइंड आउट करने के लिए मदद करती है। मतलब ऐसा तुक्के नहीं लगाते कि भैया 1000 साल पुराना है, भैया कुछ तो साइंटिफिक प्रूफ है ना। तो साइंटिफिक प्रूफ अपने को कौन से मेथड के साथ मिलता है, वो मिलता है अपने को कार्बन डेटिंग मेथड के साथ। और इस कार्बन डेटिंग मेथड की मदद से हम उस फॉसिल की जो एज है उस एज को बच्चों क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही आपको दिया है कि C12 इज अ नॉन रेडियो एक्टिव एंड C14 इज रेडियो एक्टिव। आफ्टर द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म रेशो ऑफ C12 बिकम लेस देन C12 बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी। किसकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी, किसकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी, किसकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी, C14 की रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी। एंड एज ऑफ बॉडी कैन कैलकुलेटेड बाय अ मेजरिंग रेशियो बिटवीन C12 एंड C14। तो भैया एकदम सिंपल सी मेथड थी कार्बन डेटिंग मेथड। वीडियो को अगर समझ में नहीं आया तो फिर से रिपीट करके देखो, आसान सी मेथड है, एकदम सिंपल सी मेथड है, आपको समझ में आ जाएगा, आना ही चाहिए। तो इस मेथड के मदद से हम बहुत सारे एविडेंसेस की एज को फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म आज से कितने साल पुराना है और कितने साल पुराना था। Using of such paleontology help to study the extinct animal and also helpful to study about the anthropology, and this method is described by Willard Libby। ये जो कार्बन डेटिंग मेथड है वो एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी जिसका नाम है विलार्ड लिबी। और इससे होता क्या है मेरे को बताओ रे, डायनासोर आज है क्या, नहीं, लेकिन पहले थे, कैसे मालूम चले, फॉसिल मिले। वो फॉसिल 1 करोड़ साल पुराने थे, 2 करोड़ साल पुराने थे, कैसे मालूम पड़े, कार्बन डेटिंग की मदद से। तो अगर ये कार्बन डेटिंग मेथड नहीं रहती तो इस फॉसिल से हम अंदाजा लगा सकते थे कि ऐसा भी ऑर्गेनिज्म रहेगा, नहीं लगा सकते। साथ में तुम इससे एंथ्रोपोलॉजी की भी स्टडी कर सकते हो। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी? एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग रहता है अपने पूर्वजों की स्टडी करना। तो तुमको अगर कोई बॉडी मिलती है तो कितने साल पुरानी की है, मतलब तुम इस मेथड के मदद से अपने पूर्वजों के बारे में, ये जो चालू आ रही सरीती परंपरा है, तुम्हारे पप्पा बाबा से तुम्हारे वो हो गया पंजोबा बिंजोबा हो बहुत बड़ा, ओके, तुम इससे फाइंड आउट कर सकते हो कि तुम्हारी जो जनरेशन चलती आ रही है वो कितने साल पुरानी की जनरेशन है। तुम तुम्हारे एंसेस्टर के बारे में भी इस मेथड की मदद से क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। तो ऑल दैट पॉइंट आर इंक्लूडेड इनटू पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। समझ में मतलब ऐसे आशा उषा निशा बलकता हो कि आपके बुद्धू से मन में बड़े से खोपड़ी में ये सब घुस गया होगा। तो 5वां एविडेंसेस जो आपको दिया है दैट एविडेंस इज कनेक्टिंग लिंक। ओके, देखो कनेक्टिंग लिंक का बच्चों आसान सा सिंपल सा सादा सा मीनिंग है कि तुम किसी 2 डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर एक स्पीशीज के अंदर दिख रहे हो। जैसे कि कोई लायन है, उसके कितने बड़े बड़े दांत हैं, वो तुमको किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो वो ह्यूमन बीइंग के अंदर ह्यूमन बीइंग के कैरेक्टर भी है और उस लायन के कैरेक्टर भी। एक एग्जांपल लिख लिया, ऐसा तो नहीं होता। तो सिंपल सा एक ही सेंटेंस में मीनिंग बता दिया कि कनेक्टिंग लिंक का मीनिंग रहता है तुम 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को एक ऑर्गेनिज्म में देख रहे हो और वो एक ऑर्गेनिज्म, वो 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का कनेक्टिंग लिंक बन जाता है, मतलब उसके अंदर दोनों डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर प्रेजेंट रहते हैं। तो ऐसे आपको यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए हैं कनेक्टिंग लिंक के। एग्जाम्पल मोस्टली इसमें एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म किसका कनेक्टिंग लिंक है। तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बस इस कनेक्टिंग लिंक के एग्जाम्पल को समझो। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। Some plant and animal show a morphological character by which they can be related to 2 different group. They can called as connecting link. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एक्सटर्नल, मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं। मतलब उस ऑर्गेनिज्म को देखने के बाद ये बता सकते हो कि भैया ये तो इसमें भी है और ये तो दूसरे वाले स्पीशीज में भी है। मतलब तुम 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर एक ऑर्गेनिज्म में देख रहे हो, उसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। जैसे कि कोई अगर बच्चा है, उस बच्चे का नाक मम्मी जैसा है, कान पप्पा जैसे, आंखें मम्मी जैसे, मुंह पप्पा जैसा है, तो मम्मी पप्पा दोनों के कैरेक्टर किसमें देख रहे, बच्चों में देख रहे, तो वो बच्चों उन मम्मी पप्पा का क्या होगा, कनेक्टिंग लिंक हो गया। लेकिन यहां पर आपको कनेक्टिंग लिंक किसको समझना है, मम्मी पापा तो सेम स्पीशीज के हैं, ये बस एग्जांपल दिया, लेकिन यहां पर आपको कनेक्टिंग लिंक समझनी कि यहां पर 2 डिफरेंट स्पीशीज रहती है और उन डिफरेंट स्पीशीज की एक तीसरी डिफरेंट स्पीशीज, मतलब मान लो ये एक अलग स्पीशीज, ये एक अलग स्पीशीज, इसके कुछ अलग कैरेक्टर, इसके कुछ अलग कैरेक्टर, और एक दूसरी स्पीशीज या फिर तीसरी स्पीशीज जिसके अंदर इसके भी कुछ कैरेक्टर है और इसके भी कुछ कैरेक्टर है, सच स्पीशीज इज कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक। जिसका सबसे पहला आपको एग्जांपल दिया पेरिपेटस। इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा।
10वीं के बच्चों के लिए एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा समझना डिफिकल्ट है। मैं आपको कुछ बेसिक एग्जांपल की मदद से समझता हूं। देखो, एक साइंटिस्ट ने सोचा कि मेरे को पूरे दुनिया के ऑर्गेनिज्म के बारे में मालूम होना चाहिए, पूरे दुनिया के स्पेशीज के बारे में मालूम होना चाहिए। दिक्कत है कि खाली तुम एंट की स्पेशीज देखने चले जाओ तो 20 लाख उसकी स्पेशीज है। 20 लाख एंट नहीं है, 20 लाख स्पेशीज है। मतलब दुनिया में बहुत ज्यादा स्पेशीज है और सारे स्पेशीज की स्टडी करना इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हुआ क्या, दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म को 10 ग्रुप में डाल दिया कि भैया इन 10 ग्रुप में तुम पूरे दुनिया के ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हो। तो उसमें स्पेशीज के अकॉर्डिंग 10 ग्रुप नहीं मिले, कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस के ऊपर ये 10 ग्रुप निकाले गए। जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म 4 पंख दिखाता है, 4 विंग दिखाता है और 6 पैर दिखाता है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म 6 विंग्स दिखाता है और उसके पास 4 पैर है, लेग्स है, ओके, तो दुनिया के ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म को हम एक ग्रुप में डालेंगे जिस ग्रुप को बोला जाता है आर्थ्रोपोडा। तो स्पीशीज मैटर नहीं करती, चाहे 10 अलग अलग स्पीशीज है, लेकिन उन 10 अलग अलग स्पीशीज के पास 6 विंग और 4 लेग है, तो उन स्पीशीज को हम कौन से ग्रुप में डालेंगे, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में। तो ये कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है बच्चों, ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है जिस ग्रुप के अंदर 6 लेग्स वाले और 4 पैर वाले ऑर्गेनिज्म रहते हैं। एनेलिडा एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जिसमें तुमको मोस्टली ऐसे ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे जिनकी बॉडी कुछ इलोंगेटेड है, मतलब जिसको बोलते हैं अर्थवर्म। तो अर्थवर्म शेप की जिसकी बॉडी है उसको कौन से ग्रुप में डाला जाता है, एनेलिडा ग्रुप में डाला जाता है। तो आपको बच्चों यहाँ पर क्या समझ में आया, आपको ये समझ में आया कि आपने यहाँ पर 2 डिफरेंट ग्रुप के बारे में देखा, जिस डिफरेंट ग्रुप में एक था आर्थ्रोपोडा, एक बच्चों था आर्थ्रोपोडा और दूसरा था एनेलिडा। तो इसके पास 6 लेग्स होने चाहिए और 4 विंग्स होने चाहिए, और इसके पास जो है वो कुछ इस तरीके से इलोंगेटेड बॉडी होनी चाहिए। तो कुछ कैरेक्टर आर्थ्रोपोडा के और कुछ कैरेक्टर एनेलिडा के। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आर्थ्रोपोडा के कुछ कैरेक्टर दिखाई दिए हैं और कुछ एनेलिडा के कैरेक्टर बताए गए हैं। जैसे कि एनेलिडा के कौन से कैरेक्टर बताएं कि जितने स्पीशीज एनेलिडा वाले ग्रुप में आते हैं उनके पास सेगमेंटेड बॉडी रहती है। सेगमेंटेड बॉडी मतलब क्या, उनके अंदर ऐसे ऐसे टुकड़े रहते हैं। अगर आप इसको ठीक से झूम करके देखोगे ना तो आपको भी इसके बॉडी के अंदर कुछ सेगमेंट पड़े हुए दिखेंगे। तो ये सेगमेंट वाला कैरेक्टर किसका है बच्चों, ये सेगमेंट वाला कैरेक्टर एनेलिडा का है। दूसरा, तुमको इसमें थिन क्यूटिकल दिखाई देगा। थिन क्यूटिकल मतलब क्या, मान लो ये किसी ऑर्गेनिज्म की स्किन है, तो इस स्किन के ऊपर एक थिन सी वैक्सी लेयर रहती है, स्लिपरी लेयर रहती है जो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और इस लेयर को बोला जाता है क्यूटिकल, जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। लेकिन ये आपको कौन से ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में दिखाई देता है, एनेलिडा में। लेकिन फिर भी ये जो पेरिपेटस नाम का ऑर्गेनिज्म है, इसके स्किन के ऊपर भी, इसके बॉडी के ऊपर भी तुमको ये क्यूटिकल दिखाई देगा। साथ में इसके ऊपर पैरापोडिया प्रेजेंट है। पैरापोडिया मतलब आप ये छोटे छोटे लेग्स देख रहे हो, ये छोटे छोटे लेग्स लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है पैरापोडिया। तो ये किस में रहते हैं, ये अर्थवर्म में रहते हैं। तो आपने यहाँ पर 3 ऐसे कैरेक्टर की स्टडी की जो कौन से ग्रुप में रहते हैं, एनेलिडा ग्रुप में रहते हैं, मतलब तुम्हारे अर्थवर्म जिसमें आते हैं उसके अंदर रहते हैं। साथ में इसके अंदर कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं बच्चों जो कि तुमको कॉकरोच के दिखाई देंगे। कॉकरोच कौन से ग्रुप में आता है, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आता है। तो कॉकरोच के अंदर, आर्थ्रोपोडा के अंदर कौन से देखो, ट्रैकियल रिस्पिरेशन। ट्रैकियल रिस्पिरेशन मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है बच्चों, कोई ऑर्गेनिज्म है, तो उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर, मान लो मैं यहाँ पर पटापट से कॉकरोच निकालता हूँ, भैया मेरे घर के कॉकरोच ऐसे, बात खत्म। मेरे इस डायग्राम में कोई कुछ बोल लगे, मान लो ये कॉकरोच है, कॉकरोच ही है, क्या है बच्चों, कॉकरोच ही है। इसको 2 एंटीना निकाल दिए, तो इसके बॉडी के अंदर ना कुछ होल रहते हैं, जिन होल को बोलाते हैं ऑस्टिया। तो इस होल के अंदर से ऐसे पाइप निकलते हैं, जो पाइप उसके पूरे बॉडी में छोटे छोटे ब्रांचेस में टूटते हैं। ये जो पाइप है, इस पाइप को बोला जाता है ट्रैकिया। तो ये जो ऑक्सीजन लेगा ना, तो उसके नोज से ऑक्सीजन नहीं लेगा, वो इस पाइप के थ्रू ऑक्सीजन लेगा, और ये पाइप उसके पूरे बॉडी में किसको भेजेगी, ऑक्सीजन को भेजेगी। डायरेक्ट ऑक्सीजन का सप्लाई रहता है। तो ऐसे जब पाइप की मदद से उसकी बॉडी ऑक्सीजन को भेजती है, तो ऐसे रिस्पिरेटरी सिस्टम को बोला जाता है ट्रैकियल रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये किसके अंदर है बच्चों, ये तो आर्थ्रोपोडा के अंदर है ना, तो कॉकरोच के अंदर है, आर्थ्रोपोडा नाम के ग्रुप के अंदर है। तो इसके अंदर, सॉरी किधर गया अपना, तो इसके अंदर तुमको वो कॉकरोच वाले कैरेक्टरिस्टिक भी दिखाई देंगे। तो ये रेस्पिरेशन नोज से नहीं लेगा, ये रेस्पिरेशन इसके बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे होल प्रेजेंट रहेंगे उसके मदद से लेने वाला है। ओके, साथ में इसके पास ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब इसके अंदर नसें प्रेजेंट नहीं रहती। ह्यूमन बॉडी की तो क्लोज है, लेकिन इसके कैसे है, ओपन, मतलब पूरा ऑर्गन उस ब्लड में, खून में भिगा हुआ रहेगा। तो ये तो भैया कुछ इस तरीके का ऑर्गन है, ऑर्गेनिज्म है, जिसके अंदर कुछ कैरेक्टर तो तुम्हारे अर्थवर्म एनेलिडा के हैं और कुछ कैरेक्टर कॉकरोच के हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। तो एग्जाम में बच्चों एग्जांपल पूछे जाते हैं। दूसरा एग्जांपल आपको किसका दिया, डक बिल्ड प्लैटिपस का। ये डक बिल्ड प्लैटिपस आप यहाँ पर देख रहे हो, भगवान ने इसको क्या क्या जोड़ के बना दिया है, भगवान को ही मालूम। देखने
के बाद तो भैया ऐसा लगेगा कि रात में देखा तो नींद नहीं आएगी। तो ये आपका प्लैटिपस वाला ऑर्गेनिज्म, ये जो प्लैटिपस है ना, ये प्लैटिपस दो कैरेक्टर दिखाता है, दो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर दिखाता है, कुछ रेप्टाइल्स के और कुछ मैमल्स के। जैसे कि रेप्टाइल्स अंडे देते हैं और मैमल्स मिल्क देते हैं। जो अंडे देते हैं वो मिल्क नहीं देते, जो मिल्क देते हैं वो अंडे नहीं देते, लेकिन ये बोलते हैं भैया दोनों की कमी मैं भर के निकालूंगा, मैं अंडे भी दूंगा और मैं दूध भी दूंगा। तो इसके अंदर अंडों वाला कैरेक्टर रेप्टाइल्स का है और दूध वाला कैरेक्टर मैमल्स का है। इसका मतलब इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन अंडे देने वाला रेप्टाइल एंड मिल्क देने वाला मैमल। मतलब अगर मैमल होता तो अंडे नहीं देता, रेप्टाइल होता तो एग्स नहीं देता, लेकिन ये एग्स भी देता है और अंडे भी देता है। मतलब वो दोनों की कनेक्टिंग लिंक है, दोनों डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को दिखाता है। तो डकबिल प्लैटिपस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरा एग्जांपल दिया लंग फिश। भैया ऐसी फिश जिसके पास लंग है, सुना है कभी? सुना है? नहीं सुना ना, आज सुन लो। देखो, फिश पानी के अंदर रहती है, गिल्स की मदद से ऑक्सीजन लेती है। ह्यूमन बीइंग्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल जमीन के ऊपर रहते हैं, फेफड़ों की मदद से ऑक्सीजन लेती है। लेकिन ये बोलती है भैया मैं तो नहीं डरूंगी, मैं तो गिल्स के मदद से भी लूंगी, मैं तो लंग्स के मदद से भी लूंगी श्वास, ऑक्सीजन। भैया कुछ गलत एग्जांपल के कुछ गलत मीनिंग मत निकालना। ये फिश है, ये फिश के पास लंग्स प्रेजेंट रहते हैं और ये फिश गिल से भी ऑक्सीजन ले सकती है और लंग्स से भी ऑक्सीजन ले सकती है। मतलब पानी के बाद भी, पानी के बाहर निकालने के बाद भी ये जिंदा रह सकती है। तो ये तो भैया फिश में और एम्फीबियंस में टेरेस्ट्रियल की कनेक्टिंग लिंक हो गई। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको क्या दिखाता है कि भैया आपका जो मैमल्स है वो रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं और ये जो एम्फीबियंस लाइक ऑर्गेनिज्म, मतलब फ्रॉग हो गया, फ्रॉग भी रहता है ना, पानी के अंदर भी जिंदा रहते हैं, पानी के बाहर भी जिंदा रहते हैं, खेकड़ा हो गया, पानी के अंदर भी पानी के बाहर भी। तो ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑर्गेनिज्म एम्फीबियंस के कैटेगरी में आते हैं। मतलब उनके अंदर दोनों जगह पर सर्वाइव करने की कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है। मतलब ये इवॉल्व हुए, किससे इवॉल्व हुए? फिश से इवॉल्व हुए। तो ये कनेक्टिंग लिंक आपको ये एग्जाम्पल समझाते हैं। तो इन कनेक्टिंग लिंक से आपको क्या समझ में आता है कि सारे ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर कैसे रहे होंगे? सेम रहे होंगे और आगे चलते चलते नेचर के अकॉर्डिंग उनमें चेंजेस हुए और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। तो ऐसा ही आपका एक छोटू सा एविडेंसेस, भैया दिल को बहुत सुकून लगा होगा कि सर मस्त पे एक ही सेंटेंस, दो ही सेंटेंस, तीन ही सेंटेंस में पूरा खत्म हो जाएगा, बस एक ही मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगी। लास्ट एविडेंसेस है आपका एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। एम्ब्रियो मतलब क्या? छोटा बेबी जो किसी के यूटेरस के अंदर है। ओके, तो सेंटेंस सबसे पहले रीड करते हैं कि ऑल एम्ब्रियो ऑफ वर्टेब्रेट्स शो सिमिलरिटी ड्यूरिंग द इनिशियल embryonic stage and later changes show that all organism evolves from same ancestor। वर्टेब्रेट्स मतलब क्या? जिनके पास रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट रहती है उनको बोलते हैं वर्टेब्रेट्स। तो यहाँ पर आपको फिश का एग्जांपल दिया है बच्चों, फिश 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 फिश, सैलामेंडर का एग्जांपल दिया है, टर्टल का दिया है, चिकन मतलब कोमड़ी का दिया है, शिप का दिया है और ह्यूमन बीन का दिया है। और अगर आप इन सारे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल को उनके फर्स्ट स्टेज में देखोगे, मतलब कुछ प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के, मतलब ऐसा पकड़ लो 10 दिन में देखोगे या 1 महीने में देखोगे, तो आपको सारे के सारे सेम ही दिखाई दे रहे हैं आपको डिफरेंस। आप इनको, मैं ऐसे खड़ा रह गया तो आप इनमें से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ह्यूमन बीन कौन है, फिश कौन है, सैलमेंडर कौन है, नहीं कर सकते। लेकिन बाद में जब ये बड़े होते हैं तो इनकी बॉडी जो है वो बॉडी चेंज दिखाती है। लेकिन जब आप उनको इनिशियल स्टेज में दिखाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भैया सारे के सारे सेम है। तो ये इंडिकेट करता है कि ऐसा था पहले कि सारे ऑर्गेनिज्म जो क्रिएट हुए हैं उनका सबका मम्मी पापा एक है और उससे ये अलग अलग स्पीशीज का क्या हुआ है बच्चों? फॉर्मेशन हुआ है। तो सबका एम्ब्रियो स्टार्टिंग में सेम है, दैट इंडिकेट ऑल ऑर्गेनिज्म इसके पहले सेम रहे होंगे लेकिन बाद में उनके बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं और ऐसे एविडेंस को बोला जाता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। मानता हूं कि वीडियो बड़ी हुई है लेकिन डिटेल में समझाया है। अगर वीडियो में कुछ डाउट रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, उस गलती को अगली वीडियो में रिपीट नहीं करूंगा। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।